अब डेल्टा नॉट सिग्नलिंग जो है वो किस तरह की सिग्नलिंग है, वो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग है। जो हमने WNT सिग्नलिंग पढ़ा और हेजॉफ सिग्नलिंग पढ़ा वो पैराक्राइन सिग्नलिंग थी। पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, इन सेल्स के बीच में होती है जो नेबरिंग सेल्स होना चाहिए, यानी ठीक है। लेकिन जो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग है वहां पे भी वो सिग्नलिंग वहीं पर होती है जब वो नेबरिंग सेल्स ही हो, यानी दोनों ही केस में अगर पैराक्राइन है तो नेबरिंग सेल होना चाहिए, जक्स्टाक्राइन है तो भी, अरे क्या लिखा है, जक्स्टाक्राइन है तो भी सेल्स कैसी होनी चाहिए, नेबरी यानी पड़ोसी सेल्स होनी चाहिए। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि पैराक्राइन में एक सेंडर होता है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिक्रीट करता है, और दूसरा उसके जो पड़ोसी वाला नेबरिंग सेल होता है वो उसके सरफेस पे उस पर्टिकुलर लिगेंड के लिए रिसेप्टर होता है जिससे बाइंड करके इन दोनों के बीच में रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो ये पैराक्राइन सिग्नलिंग है। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग जो होती है उसमें ये जो नेबरिंग सेल है इनका फिजिकल अटैचमेंट होना चाहिए, यानी इसके सरफेस में कोई प्रोटीन होगा और बी सेल के सरफेस में कोई प्रोटीन होगा और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, ये इस तरीके से प्रोटीन की मदद से दोनों सेल का अगर फिजिकली कांटेक्ट है, जिसको हम कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग भी कहते हैं, वो कब होगा, जब जक्स्टाक्राइन के केस में होता है। इसीलिए इसको जो है जक्स्टाक्राइन को हम बोलते हैं कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी है कि दो सेल जो है फिजिकल तरीके से जो है अटैच रहे। ठीक है, अब इसी डेल्टा नॉट सिग्नलिंग क्या है, डेल्टा नॉट सिग्नलिंग जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग के जैसा ही बिहेव करता है, यानी जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का एग्जांपल है डेल्टा नॉट सिग्नलिंग। तो जैसे यहाँ पे देखो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग के बारे में मैंने क्या बताया, ये आपका कोई सेल ए है, सेल 1 है, ये आपका कोई सेल 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि दोनों सेल जो है फिजिकल तरीके से कैसे अटैच्ड है, सेल ए का ये जो मॉलिक्यूल है और सेल बी का ये मॉलिक्यूल है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। सेम ये सेल 1 का मॉलिक्यूल है, ये सेल 2 के सरफेस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल है और ये इंटरेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये दोनों सेल जो है फिजिकली अटैच्ड है। अब अगर सेम तरह के मॉलिक्यूल से दोनों सेल अटैच हो रही तो वो होमोफिलिक बाइंडिंग होती है, और अगर अलग अलग मॉलिक्यूल से सेल अगर अटैच हो रही है तो उसको बोलते हैं हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। जैसे यहाँ पे देखिए कोई एक अलग सरफेस प्रोटीन है और ये जो है अलग सरफेस प्रोटीन है। ठीक है, तो ये किस तरह का इंटरेक्शन हो गया, ये इंटरेक्शन जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में ही देखने को मिलेगा। और डेल्टा नॉट सिग्नलिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में आता है, यानी कि यहाँ पे भी दो सेल का फिजिकली अटैच्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है। ओके, तो जब भी हम सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो हमें दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक हमें चाहिए होता है लिगेंड और दूसरा हमें चाहिए होता है रिसेप्टर। ठीक है, तो जब हम डेल्टा नॉट सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो लिगेंड की तरह बिहेव करता है वो होता है डेल्टा, और जो रिसेप्टर की तरह बिहेव करता है वो होता है नॉच। देखो कोई भी सेल है, सिग्नलिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, इन दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल जो है एज अ लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल एज अ रिसेप्टर की तरह काम करेगा, और इन दोनों के बीच में जो सिग्नलिंग होगी फिजिकल अटैचमेंट की वजह से उसको हम बोलते हैं डेल्टा नॉट सिग्नलिंग। ठीक है, तो जरा आप देख लेते हैं कि डेल्टा नॉट सिग्नलिंग क्या है। डेल्टा नॉच सिग्नलिंग में दो प्लेयर्स आ जाते हैं, एक होता है डेल्टा, एक होता है नॉच। तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी सिग्नलिंग होगी तो उस सिग्नलिंग को करने के लिए आपको रिसेप्टर और लिगेंड की सख्त जरूरत होती है। ठीक है, तो जरा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि डेल्टा क्या है। क्या है जी, डेल्टा क्या है, तो डेल्टा एक, यहाँ पे डेल्टा जो है वो किसकी तरह काम करेगा, इट एक्ट एज अ लिगेंड, लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और ये जो डेल्टा होता है ये एक सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्या है, एक सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। किस तरह का प्रोटीन है,
ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ये अगर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक बार जो है क्रॉस किया जाएगा, डेल्टा जो है एक बार क्रॉस करेगा, इसीलिए इसको सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एज अ लिगेंड काम करता है और लिगेंड को ही हम क्या बोलते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या फिर सिग्नल मॉलिक्यूल। ठीक है, डेल्टा जो होता है ये बिलोंग करता है एक फैमिली से जिसको हम बोलते हैं DSL फैमिली। तो इट बिलोंग्स टू DSL फैमिली प्रोटीन। ये DSL क्या है, DSL है डेल्टा सेरेट लैक 2। ठीक है, इस फैमिली से बिलोंग करता है डेल्टा, यानी कि एज अ लिगेंड जो है वो डेल्टा काम कर सकता है, एज अ लिगेंड सेरेट काम कर सकता है, एज अ लिगेंड लैक 2 काम कर सकता है। और ये क्या है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन नेचर के मॉलिक्यूल है जो ऐसा लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करती हूँ सिंपली, तो एग्जाम्पल में डेल्टा खुद एज अ लिगेंड काम कर सकता है, सेरेट एज अ लिगेंड काम कर सकता है, लैग 2 एज अ लिगेंड काम कर सकता है, और इसके अलावा भी कुछ प्रोटीन्स है जैसे कि APX1 जो एज अ लिगेंड की तरह काम करेगा, और एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है जेग्ड। ये सब जो है डेल्टा नॉन सिग्नलिंग पाथवे से एज अ लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नॉच सिग्नलिंग। नॉच सिग्नलिंग, नॉच में क्या होता है, नॉच आपका एक रिसेप्टर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मैं नॉच की बात करूं तो ये क्या होता है, ये एक इट एक्ट एज अ रिसेप्टर। ठीक है, ये एक रिसेप्टर प्रोटीन की तरह काम करेगा, और इसका भी जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, इसका नेचर भी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और इसका रोल एज अ रिसेप्टर प्रोटीन की तरह काम करना होता है, और ये भी एक क्या होता है, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही होता है। ये भी एक सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर मैं इसके टाइप की बात करती हूँ, ठीक है, टाइप्स की बात करती हूँ, तो इसके टाइप्स देखे जाते हैं जैसे कि नॉच 1, नॉच 2, नॉच 3, नॉच 4। कोई भी ऐसा रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में आपका लिन 12 है जो एज अ नोच की तरह काम करेगा, और सिग्नलिंग पाथवे जक्स्टाक्राइन नहीं होता है। ठीक है, यानी डेल्टा नॉच सिग्नलिंग ही होता है। और GCP1 ये सब किस में होते हैं, सी एलिगेंस में। जब हम सी एलिगेंस पढ़ेंगे तो ये प्रोटीन के नाम हम दोबारा देखेंगे, और देखेंगे कि इनमें जो है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग यानी डेल्टा नॉच सिग्नलिंग ही चलती है। ठीक है, अब डेल्टा नॉच सिग्नलिंग हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम अगर पढ़ते हैं तो किसी न किसी पर्पस की वजह से पढ़ते हैं। तो आखिर ये जो पाथवे है डेल्टा नॉच सिग्नलिंग, ये जो पाथवे है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, तभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो पाथवे है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स को रेगुलेट करता है, बहुत सारे पाथवे को रेगुलेट करता है। कौन कौन से पाथवे को, सेल फेट को, ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन, सेल का पॉलिफरेशन, और सेल डेथ। इवन इन सेल डेथ, इवन क्या होता है, इसका जो रोल होता है वो कहाँ पर होता है, इसका जो रोल होता है वो होता है सेल डेथ में भी। किसके सेल डेथ में, जितने भी मेटाजोइस होते हैं, इन ऑल मेटाजोइस, इन सब चीजों में डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पाथवे का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसीलिए हम इस पाथवे को पढ़ रहे हैं। हम जो चीज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसका पर्पस भी हमको पता होना चाहिए। तो ये पर्पस है, इसीलिए हम इस पाथवे को पढ़ रहे हैं।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि डेल्टा नॉच सिग्नलिंग जो है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सिग्नलिंग जो होती है इसमें एक लिगेंड की तरह डेल्टा काम करेगा और नॉच जो है रिसेप्टर की तरह काम करेगा, और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, तो चलो अब इसके पाथवे पे स्विच करते हैं कि आखिर इसका पाथवे कैसे काम करता है। पैराक्राइन जो है, पैराक्राइन और कॉम्पिटेंस में क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है बताइए। स्लाइड सही दिख रही है ना? बेटर है ना। चलो देखो, कॉम्पिटेंस वो एबिलिटी, एक आप क्या बोल सकते हो, कैपेसिटी बोल सकते हो, वो एक काबिलियत है जो प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। और कॉम्पिटेंस हमेशा रिस्पॉन्डिंग सेल में होता है, जो सेल रिस्पॉन्स देने वाली है होती है उसी सेल में कॉम्पिटेंस होता है जो उसको काबिलियत प्रोवाइड करता है, यानी किसी ऐसे प्रोटीन का होना जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स कर सकता है, वो कॉम्पिटेंस कहलाता है। और पैराक्राइन जो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एज अ सिग्नलिंग की तरह काम करते हैं, और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होता है वो सेंडर सिक्रीट करता है। तो पैराक्राइन फैक्टर जो होते हैं वो सेंडर की तरफ से आते हैं, और जबकि कॉम्पिटेंस नेचर जो है वो रिस्पॉन्डिंग सेल में होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो सिग्नलिंग चलती है उसी को पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं या फिर इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर पैराक्राइन फैक्टर इन्वॉल्व है तो उसको हम पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलेंगे, और नहीं तो ये जो है इसको प्रॉपरली इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो तो अब डेल्टा नॉच सिग्नलिंग कैसे काम करता है इसके पाथवे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं ना। ध्यान से सुनिएगा, इसका पाथवे भी बहुत इजी है, सिंपल है ना, बस सुनते जाइए और सबको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये है आपका सेल 1। ठीक है, एंड दिस इज योर सेल 2। सिग्नलिंग करने के लिए दो सेल की जरूरत होती है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई भी मान लीजिए ये सेल 1 है, ये सेल 2 है। ठीक है, सिग्नलिंग स्टार्ट करने के लिए हमें लिगेंड चाहिए और रिसेप्टर चाहिए, राइट। तो अब मैं बोल रही हूँ कि डेल्टा एज अ लिगेंड की तरह काम करता है। ठीक है, और जो नॉच होता है वो एज अ रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अब सेल 1 में लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, डेल्टा प्रेजेंट नहीं है। जब यहाँ पे लिगेंड क्या होता है, एब्सेंट होता है, तब सिनेरियो क्या होता है कि लिगेंड एब्सेंट है यानी डेल्टा एब्सेंट है, और सेल 2 में जो नॉच है जो एज अ रिसेप्टर काम कर रहा है वो एक्टिव है। ठीक है, तो जब ये एक्टिव है तो ये एक्टिव है, और अंदर एक प्रोटीएस नाम का एक प्रोटीन होता है, अंदर एक प्रोटीएस नाम का प्रोटीन होता है। ये सब इनएक्टिव पड़े हैं क्योंकि लिगेंड नहीं है। ठीक है, तो ये सेकेंड वाली सेल क्या होती है, रिसीविंग सेल होती है, क्योंकि ये लिगेंड को रिसीव करती है। तो अब ये सब ऐसे ही पड़े हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, दिस इज इनसाइड द न्यूक्लियस। हमेशा जब सिग्नलिंग चलती है तो रिस्पॉन्स जो होता है वो रिसीविंग सेल के अंदर यानी रिस्पॉन्डिंग सेल के अंदर होता है, और इसके न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं। तो ये रिसीविंग सेल क्या होती है, इसी को मैं रिस्पॉन्डिंग सेल भी बोलती हूँ। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस के अंदर देखो, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है, डीएनए में जीन है, और वहां पे एक CSL फैमिली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट है। CSL एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट है, और इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को पकड़ के रखा है एक रिप्रेसर नाम के प्रोटीन है, जो इसको रिप्रेस करके रखा है यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने दे रहा है। ये जो टारगेट जीन है इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि रिप्रेसर इसको पकड़ के रखा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जैसे ही लिगेंड की हम एंट्री करवा देते हैं, जैसे मान मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हुआ कि लिगेंड जो है अब प्रेजेंट हो गया। तो जैसे ही सेल 1 में डेल्टा एक्सप्रेस किया जो एज अ लिगेंड की तरह काम करेगा, और सेल 2 में नॉच एक्सप्रेस किया जो एज अ रिसेप्टर की तरह काम करेगा, इन दोनों की जैसे ही बाइंडिंग होती है, देखो इन दोनों की जैसे ही बाइंडिंग होती है, तो इस बाइंडिंग की वजह से ये जो नॉच रिसेप्टर है इसमें आता है कन्फर्मेशनल चेंजेस, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, और इस चेंजेस की वजह से अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीएस होता है ये एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही प्रोटीएस एक्टिव होता है तो वो क्या करता है, नॉच का ये अंदर साइड से एक हिस्सा को कट कर देता है, क्योंकि ये प्रोटीएस एंजाइम है जिसका काम ही क्या है,
क्लीव करना, कट करना। तो जैसे ही नॉच का कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है लिगेंड के साथ बाइंड करके, तो ये प्रोटीज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और ये इसका इतना हिस्सा जो है काट देता है। तो ये जो नॉच का इतना हिस्सा कटा हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा न्यूक्लियस में जाता है। नॉच का ये कटा हुआ हिस्सा देखो न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करता है और न्यूक्लियस के अंदर जाके CSL जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इससे जाकर ये बाइंड कर लेता है और साथ ही साथ रिप्रेसर को भगा देता है, क्योंकि अगर इसको बाइंड करना है तो रिप्रेसर को भगाना पड़ेगा। तो ये खुद आके CSL से बाइंड करता है, रिप्रेसर को भगा देता है और साथ ही साथ ऐसे प्रोटीन्स का रिक्रूटमेंट करता है जो कि एक्टिवेशन का काम करते हैं, जैसे कि P300 जो कि एक्टिवेशन का काम करेगा, उनको रिक्रूट करता है, एक कॉम्प्लेक्स तैयार करता है और टारगेट जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है। ये है डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पाथवे। इस तरीके से पाथवे काम करता है। ठीक है, ये बातें समझ में आए। अब यहाँ पे जो प्रोटीएज है, इस प्रोटीएज का अच्छा सा ये जो प्रोटीएज होता है, ये कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलते हैं गामा सिक्रीटेज, और इसी का एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं प्रीसिनिलिन 1। ठीक है, आपको कुछ बुक्स में गामा सीक्रेट लिखा दिखेगा तो भी सही है, अगर सीधा कुछ बुक्स में सिर्फ प्रीसिनिलिन लिखा दिखेगा तो वो भी सही है, क्योंकि गामा सीक्रेट का ही एक हिस्सा है, एक सब यूनिट है प्रीसिनिलिन, जो कि एक प्रोटीओज की तरह काम करेगा और इसको कट करने का काम करता है। CSL जो है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जैसे ही आकर ये नॉच का पोर्शन आके ऐड होता है, तो ये क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करवाते हैं कुछ एक्टिवेटर प्रोटीन्स का, जिसमें से कि P300 है, और साथ ही साथ ये कुछ रिक्रूटमेंट करवाते हैं कुछ ऐसे प्रोटीन्स का एक्टिवेशन करवाते हैं जो क्या करते हैं, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये पाथवे समझ में आया, ये सिंपल सा पाथवे था आपका डेल्टा नॉच सिग्नलिंग का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो नॉच है उस पे क्लीवेज होता है, राइट। क्लीवेज होके इसका जो आधा हिस्सा है, ये वाला पोर्शन जो है, वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है और वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। पर आपको मैं बता दूं कि सिर्फ ऐसा नहीं होता है। जो नॉच है, इसमें बनने से लेके इसकी एक्टिविटी तक, फाइनल एक्टिविटी तक, इसमें 3 क्लीवेज देखे जाते हैं। नॉच में टोटल 3 क्लीवेज देखे जाते हैं, 3 क्लीवेज लगते हैं तब जाके ये सिग्नलिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, और नॉच की खास बात यह है कि नॉच में 3 क्लीवेज देखे जाते हैं, साथ ही साथ नॉच में जो है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। और ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में क्या होता है, इसका ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ग्लाइकोसाइलेशन होता है और ये ग्लाइकोसाइलेशन नॉच को जो है स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिसिटी का मतलब कि इसको किस डेल्टा से बाइंड करना है। ठीक है, यानी कि लीगेंड से बाइंड करना है। लीगेंड आपका डेल्टा हो सकता है, जेक्ट हो सकता है, सेडेट हो सकता है, यानी APX1 हो सकता है। ठीक है, और नॉच भी आपका 1 2 3 4 टाइप का हो सकता है। तो हर नॉच को ये स्पेसिफिसिटी मिलती है जब उसका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन यानी PTM होता है, जिसमें कि ग्लाइकोसाइलेशन होता है, जो उसको स्पेसिफिसिटी देता है। और इसके बनने से लेकर फंक्शनल तक नॉच में टोटल 3 क्लीवेज देखे जाते हैं। कैसे कैसे, चलो देखते हैं जरा। तो यहाँ पे जब प्रोसेसिंग होती है, नॉच का जो है प्रोसेसिंग होता है और एक्टिवेशन होता है, तो इसमें 3 प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है। ये आप मान लीजिए, ये क्या है आपका, सिर्फ सेल 2 की मैं बात कर रही हूँ, ये सेल 2 की बात कर रही हूँ, जिसमें ये क्या है, नॉच एज अ रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। तो जब ये नॉच बनता है, तो गोल्जी के ल्यूमन में सबसे पहले इसका पहला क्लीवेज होता है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, सबसे पहला क्लीवेज होगा गोल्जी के पास में। तो ये पहले क्लीवेज हुआ तो ये यहाँ से कट हो गया। ठीक है, जैसे ही कट हुआ, ये यहाँ पर हुआ इसका पहला क्लीवेज। ठीक है, पहला क्लीवेज होने के बाद
ठीक है। नेक्स्ट टाइम आता है, जो नेक्स्ट टाइम जो है गोल्जी से ये बाहर निकल के कहाँ चला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाने के बाद जैसे ही ये डेल्टा से बाइंड करता है, ये सेल आपका सेल 1 है जो कि डेल्टा एक्सप्रेस कर रहा है, यानी लिगेंड को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जैसे ही लिगेंड और नॉच की बाइंडिंग होती है, तो यहाँ पे सेकेंड कट लगता है। ठीक है, सेकेंड कट लगता है। और सेकेंड कट लगने के बाद जो है अंदर जो है एक प्रोटीएस एंजाइम एक्टिवेट होगा, जिसको हम गामा क्रिस्टलिन गामा सिक्रेटिन बोल रहे थे, वो यहाँ पे थर्ड कट लगाएगा। और ये थर्ड कट लगने के बाद ये जो हिस्सा टूटा है, यही हिस्सा न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, यानी जो पाथवे हमने पढ़ा सेम। तो हमने क्या देखा कि दो कट जो है बाहर की तरफ लग रहे हैं। ये है ना आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है। ठीक है, और ये इंट्रा सेलुलर पोर्शन है, सेल के अंदर का रीजन है। राइट, ये सेल के बाहर का, सेल के अंदर का। तो सेल के बाहर दो कट लग रहा है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि दो कट सेल के बाहर लग रहा है और एक कट सेल के अंदर लगता है। ठीक है, और एक कट, ये वाला कट जो है तब लगता है जब डेल्टा से बाइंड नहीं करता है, और बाकी के सेकेंड और थर्ड कट तब लगते हैं जब ये डेल्टा से बाइंड कर लेता है। ठीक है, और ये कट लगना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ये कट होता है, ये कट होने का मतलब है कि हमें डेल्टा रिसेप्टर को मैच्योर करना है। तो ये जो है अपना हेट्रोडाइमर फॉर्म को अचीव कर सके, इसलिए ये पहला कट लगता है। दूसरा कट इसलिए लगता है ताकि ये एक्सपोज कर सके अपना क्लीवेज साइड। और तीसरा कट इसलिए लगता है ताकि ये तीसरा कट का जो फंक्शनल वाला पोर्शन है, वो न्यूक्लियस में एंटर करके ट्रांसक्रिप्शन करवा सके। तो यहाँ पे बनने से लेके पूरा उसके फंक्शन होने तक टोटल नॉच में 3 कट लगते हैं। ये 3 कट कहाँ कहाँ लगते हैं और कैसे लगते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि 2 कट बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन में लगेगा और तीसरा वाला कट अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, और ये पहला कट तब लगेगा जब डेल्टा से बाइंड नहीं, और तो बाकी के दोनों कट तब लगेंगे जब ये डेल्टा से बाइंड हो जाता है। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूँ यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही ये वाला पोर्शन जो है न्यूक्लियस के अंदर जाके बाइंड करता है, वो रिप्रेसर को हटा देता है, एक्टिवेटर प्रोटीन्स को लेकर आता है। और साथ ही यहाँ पे एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है आरबी पुश, PSUH। ये इस प्रोटीन के साथ क्या होता है, बाइंड होता है और इसको क्या है, एक्टिवेटर में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका एक्टिवेटर की तरह बिहेव करता है और जीन का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई। ये था पूरा आपका डेल्टा नॉच सिग्नलिंग